जैन दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 30वां वीडियो है और आज का टॉपिक है स्टालिन की नीतियाँ तथा रूस के क्रांति का महत्व है। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने सोवियत संघ के अंतर्गत रूस के क्रांति तथा लेनिन की नीतियाँ जो कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग सोवियत संघ के टॉपिक के अंतर्गत ही स्टालिन की नीतियाँ तथा रूस के क्रांति का महत्व का अध्ययन करेंगे। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यूएसएसआर में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न होता है। उस समय दो नेता प्रमुख रूप से उभर रहे थे जो कि लेनिन के साथ संबंधित थे। लेनिन के साथ ही ट्राटस्की जो थे जिन्होंने रेड आर्मी की गठन की थी वो तथा स्टालिन दो नेता उभर रहे थे, लेकिन उत्तराधिकार के रूप में जोसेफ स्टालिन आते हैं। हालांकि हम लोग आगे चल कर देखेंगे कि स्टालिन और ट्राटस्की में मतभेद होता है। जो ये अपने जोसेफ स्टालिन होते हैं अपने क्रमबद्ध तरीके से आर्थिक विकास करते हैं यूएसएसआर का तथा पंचवर्षीय योजनाएं लागू करके यूएसएसआर को सुदृढ़ बनाते हैं। यही पंचवर्षीय योजना आगे चल के हमारे जवाहरलाल नेहरू जो कि समाजवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भारत में लागू करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि स्टालिन की क्या क्या नीतियाँ थी और रूस के क्रांति का क्या महत्व था। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर की बागडोर संभाली थी। उसके बाद स्टालिन ने क्रमबद्ध तरीके से आर्थिक विकास करना शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना रूस में लागू करने की शुरुआत की। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1928 से 1932 होता है, सेकेंड प्लान 1933 से 37 होता है, तो थर्ड प्लान 1938 से 1941। ये थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे डिटेल में आगे चलकर। उसके बाद देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो जाती है और 21 जनवरी 1924 के बाद यूएसएसआर में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न होता है। इस समय तक प्रमुख नेताओं का उभार हो चुका था जिसके अंतर्गत लियो ट्रोट्स्की, इसके संबंध में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, और जोसेफ स्टालिन, दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे। जो ट्रोट्स्की थे लेनिन से इनके विचार मेल खाते थे और दोनों में अच्छी साठगांठ थी और विदेशी सेनाओं को इन्होंने रेड आर्मी की मदद से हराया भी था। परंतु इन दोनों में अगले जो लेनिन के जो अगले प्रेसिडर हैं स्टालिन हैं, इन दोनों में मतभेद हुआ करता था, इनके विचार मेल नहीं खाते थे। ट्राटस्की चाहते थे कि साम्यवादी व्यवस्था का निर्यात किया जाना चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था का निर्यात करने का मतलब हुआ कि साम्यवाद का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होना चाहिए, नहीं तो साम्यवादी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा विश्व में पूंजीवाद का फैला हुआ है। साम्यवाद के आसपास में पूंजीवाद का घेराव हुआ है। साम्यवाद अगर एक पॉइंट पर है तो इसके आसपास पूंजीवाद का घेराव है। इसलिए ये ट्राटस्की चाहते थे कि साम्यवाद का निर्यात किया जाए। साम्यवाद के निर्यात को लेकर स्टालिन और ट्राटस्की में मतभेद हुआ था। ट्राटस्की चाहते थे कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो, साम्यवाद का पूरे विश्व में निर्यात हो, क्योंकि अगर साम्यवाद का अगर निर्यात नहीं होता है तो पूरे विश्व में जो पूंजीवाद फैला है साम्यवाद को खा जाएगा, उसको अपने अधर में ले लेगा। लेकिन लेनिन भी इस बात को जानते थे। लेनिन इस बात को जानते थे कि जो साम्यवाद का अगर प्रचार प्रसार नहीं किया गया तो साम्यवाद का समापन होगा। लेकिन लेनिन चाहते थे, लेनिन इस बात को जानते थे, लेकिन किंतु ये लेनिन इस बात को भी समझते थे कि हम विश्व के मामलों में अगर उलझेंगे तो ये व्यवस्था और कमज़ोर होगी, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था और कमज़ोर होगी और हमारा विरोध और होगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम व्यवस्था को मजबूत करें ताकि दुनिया अपने आप इस ओर आकर्षित हो। वो चाहते थे, जो अपने स्टालिन थे, ये चाहते थे कि साम्यवादी व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए कि पूरी दुनिया अपने आप इसकी ओर आकर्षित हो तथा साम्यवाद के निर्यात की ज़रूरत नहीं हो, साम्यवाद के प्रचार प्रसार की ज़रूरत ना हो। स्टालिन को बोल्शेविकों का समर्थन मिला, फिर सत्ता स्टालिन के हाथ में आ गई थी। जो बोल्शेविक दल थे स्टालिन को उसका समर्थन मिला, फिर सत्ता स्टालिन के हाथ में आ गई और ट्राटस्की के साथ जो मतभेद था इस वजह से ट्राटस्की को देश निकाला की सज़ा दे दी गई। ठीक है। उसके बाद स्टालिन के सामने चुनौतियों के रूप में हम लोग देखें तो रूस को सबसे ज़्यादा खतरा जापान और जर्मनी से था। इसके लिए ज़रूरी है कि रूस अपने आप को शक्तिशाली बनाए। किस रूप में? सैनिक दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाए। उसके बाद पूंजीवादी राष्ट्र हमेशा प्रयास में रहेंगे कि साम्यवाद को नष्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि रूस अपने आप को विकसित करे और जो पूंजीवादी देश हैं उसके समानांतर अपने आप को खड़ा करे, देशों के समानांतर अपने आप को बनाए। तो किसके रूप में विकसित करे? आर्थिक विकास करे, अपना आर्थिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत बनाए। इसलिए स्टालिन के लिए ज़रूरी था कि
इसलिए स्टालिन के लिए ज़रूरी था कि जो भी लेनिन ने जो नीतियाँ अपनाई थी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो स्थितियों को संभाल सकती थी। लेकिन जो स्टालिन के लिए ज़रूरी था कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जोरदार तरीके से छलांग हो, यानी कि अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से वृद्धि हो। लेनिन की जो नीतियाँ थी आर्थिक स्थितियों को संभाल सकती थी, किंतु अर्थव्यवस्था में तीव्र छलांग नहीं लगा सकती थी। इसलिए स्टालिन चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में तीव्र छलांग लगे। इसके लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए। स्टालिन ने आर्थिक विकास के लिए दो आधार अपनाए, जिसमें पहला था अपना औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तथा दूसरा था कृषि विकास। क्योंकि रूस के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, इसलिए लोगों के पास भी बहुत सारे ज़मीनें आ चुकी थी। औद्योगिक विकास के लिए कृषि विकास जरूरी है, क्योंकि इसके लिए औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और तकनीक प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। औद्योगिकरण की वजह से देखेंगे कि औद्योगिकरण की वजह से खाद्यान्न का जो उत्पादन था, खाद्यान्न का उपभोग हम लोग करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण में मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होता है, खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं होता है। औद्योगिकरण की वजह से खाद्यान्न का उत्पादन हम लोग नहीं कर रहे थे, खाद्यान्न का उपभोग करते हैं। इसलिए क्या हुआ कि कृषि जो उत्पाद थे उसकी मांग में वृद्धि होने लगी। इसके लिए एक और समस्या को हम लोग देखें कि कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जोत हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे। इस कारण क्या होगा, इसका जो कृषि उत्पाद था उसका उत्पादन को एक सीमा के बाद बढ़ा नहीं सकते थे। इसके लिए स्टालिन ने एक नई नीति का अपनाया, जो कोऑपरेटिव सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। स्टालिन ने इसके लिए सहकारी कृषि का रास्ता निकाला। हालांकि इससे पहले लेनिन ने ये सारी चीज़ें पहले कर चुकी थी छोटे स्तरों पर। सहकारी कृषि की व्यवस्था वो रूस यूएसएसआर में प्रचलन में थी, लेकिन स्टालिन ने इसके लिए सहकारी कृषि का रास्ता निकाला बड़े स्तर पर। सन 1929 ईस्वी तक पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया। शुरू में विरोध हुआ, कोई भी चीज़ें शुरू में शुरू की जाती है तो उसका विरोध होता ही होता है। इसके अंतर्गत सहकारी कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि एक क्षेत्र के किसान अपने खेतों को सामूहिक रूप से जोतते हैं, जो ज़मीन के अनुपात में उत्पादन को बांट भी लेते हैं। जिनकी जितनी ज़मीन होगी उसके और उस पर जितने उत्पादन हुए उसके अनुपात में ये लोग अब जो भी उत्पादन था आपस में बांट लेते थे। उसके बाद देखें किसान अपनी पूंजी सामूहिक कर लेते थे और उत्पादन करें, और उत्पादन करने के बाद आपस में बांट लेते थे। किसानों से कहा गया कि आप अपने सभी चीज़ों का सामूहिक कर ले। यही है अपना सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। अगर हम लोग प्लेटो की भाषा में बात करें तो साम्यवाद का आदर्शतम रूप कम्यून ही है। तो इसलिए जो सहकारी कृषि थी कम्यून का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु होगी। उसके बाद से उत्तराधिकारी के रूप में जोसेफ स्टालिन आते हैं, और सन 1955 तक, यानी कि जब तक स्टालिन की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये यूएसएसआर की बागडोर संभालते हैं। स्टालिन 1924 से 1955 तक सत्ता में रहते हैं। स्टालिन अपनी नीतियों को लेकर इतने दृढ़ थे कि उन्हें कुछ सीमा तक तानाशाह कहा जा सकता है। सहकारी कृषि का विरोध करने वाले 50 लाख लोगों को निर्वासित कर दिया। उसके बाद स्टालिन ने ओगपू पुलिस संगठन बनाया और अपने विरोधियों को पकड़वा कर नष्ट कर दिया। इसके बाद औद्योगिक नीति का विरोध करने वाले लोगों को हत्या एवं निर्वासित किया गया। स्टालिन के नेतृत्व में रूस द्वितीय विश्व युद्ध तक पश्चिमी यूरोपीय देशों के समक्ष खड़ा हो गया, और रसिया को वही सम्मान मिलने लगा जो किसी विकसित राष्ट्र को मिला था, क्योंकि इसकी आर्थिक और सैनिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी। इससे क्या हुआ कि जो रसिया का जो कृषि और औद्योगिक विकास हुआ था, रसिया के कृषि और औद्योगिक जो विकास हुआ था पश्चिमी यूरोपीय देशों के समक्ष खड़ा हो चुका था रसिया। अब देखें कि औद्योगिकरण के अंतर्गत राजकीय योजना आयोग, स्टेट प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। 1928 में योजना तैयार किया गया। उसके बाद देखें कि रूस में आधुनिक तकनीक लाई जानी थी। इसके अंतर्गत रूस को आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलना होगा, पूंजीवादी प्रवृत्ति से बिल्कुल छुटकारा पाना होगा। और इसके लिए क्या हुआ कि सेकंड 5 ईयर प्लान तक मात्र 5% उद्योग पर ही निजी उद्योग बचे हुए थे, यानी कि जो पूंजीवादी प्रवृत्ति थी उसको समाप्त करने के लिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान जब रूस ने जारी किया तब उस समय तक 5% उद्योग ही निजी क्षेत्रों के लिए था। उसके बाद भारी उद्योगों का विकास करना जरूरी था, क्योंकि ये जो भारी उद्योग थे दूसरे उद्योग के लिए आधारभूत चीज़ें पैदा करते थे। उसके बाद कृषि का सामूहिकरण और सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनना था।
स्टेट प्लानिंग कमीशन ने 1928 में ये उद्देश्य निर्धारित किए जो ऊपर के हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद इसके लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसके लिए 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसका पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान का समय काल 1928 से 32, सेकंड का 33 से 37 तथा थर्ड का 38 से 41 हुआ। ये जो सभी जो 5 ईयर प्लान थे, जो उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, समय से पूर्व ही वो पूरे हो जाती थी, समय से पूर्व ये योजनाएं पूरी हो जाती थी। तो देख लीजिए कि स्टालिन अपने नीतियों को लेकर कितना दृढ़ था। इसके बाद देखेंगे हम लोग थोड़ा बात ध्यान करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का समय काल 1928 से 32 होता है। इसमें कोयला, लोहा, इस्पात के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। विद्युत उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद निजी लाभ के लिए श्रमिकों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि श्रमिक केवल सरकारी उद्योग में ही काम करेंगे। इस समय पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी चल रही थी। सन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, हम लोगों ने पढ़ा था। और फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का जो 1928 से 32 समय काल था, इस समय ही था। इस समय पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी चल रही थी, किंतु रसिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की इतनी ताकत थी। तो उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान को पर नजर दौड़ाएं तो सन 1933 से 37 के बीच में इसका समय काल होता है। इस समय तक पहुंचते पहुंचते रूस को अपने ऊपर जर्मनी का खतरा मंडराने लगा था। हम लोगों ने पिछले ही देखा था कि रूस पर जर्मनी और जापान का सबसे ज़्यादा खतरा था। इसके लिए क्या किया कि इससे निपटने के लिए इस समय उद्योग के क्षेत्र में हथियार के उत्पादन पर रूस महत्व देने लगा था। उपयोगी वस्तुएं जो कि घरेलू थी उसको बनाई जाने लगी तथा उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया गया। आवास व्यवस्था सबके लिए हो ताकि रूसी जनता कठिन जीवन जो जी रही थी उसके लिए उससे निजात पा सके। इस्पात के उत्पादन में यूएसएसआर इंग्लैंड से आगे निकल गया तथा 5% उत्पादन ही निजी क्षेत्र में मौजूद था। तो इस समय तक आते आते यानी कि 1937 तक आते आते जो यूएसएसआर था, जो कि हम लोग रसिया भी कहते हैं, सच्ची साम्यवादी व्यवस्था में प्रवेश कर चुका था। स्टालिन की अन्य नीतियों को देखें तो कार्ल मार्क्स जो होते हैं धर्म के विरोधी होते हैं। तो जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो कार्ल मार्क्स की ही व्यवस्था थी। धार्मिक स्तर रिलीजियस प्लेस चर्च पर नियंत्रण कर लिया गया और इसकी संपत्ति को छीन ली गई। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। धार्मिक स्थलों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया गया, जहां पर हॉस्पिटल और स्कूल बनाए जाने लगे। चर्च को दिए जाने वाली सरकारी सहायता को बंद कर दिया गया, अनुदान को बंद कर दिया गया, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर धर्म पर आस्था रख सकते हैं और चर्च व्यक्तिगत स्तर पर अनुदान भी ले सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक जीवन को देखें तो विवाह और तलाक, जीवन के धार्मिक संस्कारों में चर्च का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इतिहासकार समीक्षा करते हुए कहते हैं कि लोगों में इससे आक्रोश बढ़ा और आंदोलन हुए और यूएसएसआर का विघटन का कारण बना। यूएसएसआर का विघटन जो 1991 में हुआ, इसके विघटन कारणों में ये मौजूद था। अन्य कारणों को देखें तो दमन होने लगा था यूएसएसआर में, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी ताकि जो रसिया की जो खबर है बाहर न जा सके। आयरन एंड कर्टन की नीति के अंतर्गत स्वतंत्रता के अभाव में लोग घुटन महसूस होने लगे थे, इसीलिए यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था। और बात करें तो शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बना दिया गया। 16 वर्षों तक जो शिक्षा दी जाएगी अनिवार्य एवं निःशुल्क दी जाएगी। और शिक्षा पर इस तरह से जोर दिया जा रहा था कि जो नागरिक तैयार हो, राष्ट्र पर समर्पित नागरिक तैयार हो। उद्योगों के लिए तकनीकी शिक्षा की शुरुआत की गई। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्रियों को समान समझाया जाए, इसके लिए उनका वेतन और सुरक्षा को एक समान किया गया पुरुषों के। समाजवादी समाज की स्थापना की गई, यानी कि समाज और संस्कृति के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद देखेंगे श्रमिकों में नशाखोरी और अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। इसको दूर करने के लिए छड़ी एवं पुरस्कार की नीति यानी कि स्टिक एंड कैरेट अप्रोच अपनाया गया, यानी कि अच्छे से आप काम करेंगे तो आपको वेतन और सामाजिक सुरक्षा बेहतर दी जाएगी। अगर लक्ष्य दिया जाएगा, अगर न पूरा किया जाए तो आपको दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। अगर आप लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं तो पुरस्कार भी दिया जाएगा, यानी कि लक्ष्य को पूरा करना ही करना होगा। कुशल श्रमिकों का जो वेतन था अकुशल श्रमिकों से 3 गुना ज़्यादा था। उसके बाद देश का जो आर्थिक विकास
को देखते हुए देश में आर्थिक विकास कंटिन्यूअस चलता रहे, अनवरत चलता रहे, इसलिए श्रमिकों के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि स्टालिन जो अपने 30 वर्षों के शासनकाल में रसिया को इस तरह से अपने जितनी भी नीतियाँ थे यूएसएसआर को शक्तिशाली एवं महाशक्ति बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा का पूरा विश्व दो खेमे में बट गया था, एक यूएसएसआर यानी साम्यवादी व्यवस्था तथा यूएसए जो कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। ये दो खेमों में पूरा विश्व बट चुका था। जो यूएसएसआर था, रसिया था, ये अपनी व्यवस्था का नेता था और इस नेता बनने के पीछे स्टालिन का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी नींव लेनिन ने रख दी थी। तो ये रही अपनी स्टालिन की नीति। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक बच गया, रूस के क्रांति का महत्व हम लोग थोड़े से देख लेते हैं इसको। अब अगला टॉपिक है रूस के क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन के महत्व को जानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। महत्व इस मामले में दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा एक महान एवं ऐतिहासिक क्रांति है, क्योंकि राजशाही को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हुआ था। साम्यवादी व्यवस्था में लोअर क्लास के लोग सत्ता पर अधिकार करते हैं, जिसमें किसान, श्रमिक और कारीगर होते हैं। साम्यवादी व्यवस्था जो थी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतिक्रिया में आई थी, जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था में अभिजात वर्ग लाभ की स्थिति में रहता है, ये निम्न क्लास का शोषण करता है। इसके बाद देखेंगे जो सर्वहारा वर्ग था, जब यहाँ पर दुनिया पर प्रभाव पड़ा महान एवं ऐतिहासिक क्रांति का, तो इसमें सर्वहारा वर्ग का शासन आया। इससे क्या हुआ कि सर्वहारा वर्ग का शासन में स्थान मिला, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा भविष्य का निर्धारण ये स्वयं खुद कर सकते थे। इनको महत्व दिया जाने लगा, सोचा जाने लगा इनके बारे में, जो भी लोअर क्लास के लोग थे। पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ जहाँ स्थापित थे वहाँ पर साम्यवाद के प्रचार प्रसार को लेकर डर उत्पन्न हुआ। अगर हमारे यहाँ अगर साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ तो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए पूंजीवादी कल्याण व्यवस्था, सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट आया का सिद्धांत आया, जिसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे बहुत ही कायदे से, बहुत ही सही ढंग से इस व्यवस्था को लागू किया। यूरोप में साम्यवादी विचार का प्रचार प्रसार होने से पूरी दुनिया में साम्यवादी दल अस्तित्व में आने लगे, और भारत में भी देखेंगे कि आज़ादी के दौरान 1925 में साम्यवादी दल अस्तित्व में आते हैं। मजदूर वर्ग के बातों को ये साम्यवादी दल उठाने लगे थे। सन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आया था। साम्यवादी व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आर्थिक नीतियों के लिए ये इसने एक नई दिशा प्रदान की तथा 5 ईयर प्लान के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू किया। ये एक उदार दृष्टिकोण, उदार विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जो कि निम्न मध्य वर्ग की प्रतिष्ठा को इंक्रीज करता है, लेकिन वैचारिक द्वंद्व भी देता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास तो होता है, लेकिन साम्यवाद, मार्क्सवाद का भी विकास होता है। तो इस तरह से जो रूस की क्रांति थी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, यह हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।